नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी एग्जाम आपने रेलवे में अब तक देखे हैं, उसमें मैथ के क्वेश्चंस हो या जीके के क्वेश्चंस हो या रीजनिंग के क्वेश्चंस हो प्रीवियस ईयर्स के, उनको हम यहाँ पर हर वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे जैसे वीडियोज आती चलेंगी, आपको अभी फिलहाल मैं मैथ्स की वीडियो जो है प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके रेलवे में जो एनटीपीसी चाहे ग्रेजुएट में आ रहे हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट में आ रहे हो, चाहे वो ग्रुप डी में आ रहे हो, या आप फर्स्ट पेपर देते हो, जेई का एग्जाम देते हो, या फिर किसी भी अदर एग्जाम को देते हो रेलवे का, तो वहां पर ये मैथ के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर आपने पैटर्न देखा हो रेलवे का या आपने एग्जाम दिए हो, तो आपको पता चलेगा कि सेम पैटर्न ये डिसाइड करते हैं। मतलब आपको किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इस तरीके की तैयारी करके जाओगे तो डेफिनेटली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं करवाने वाला हूं रेलवे एनटीपीसी 2025 में जो प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन आए थे, उनको हम यहां देखेंगे। ये ग्रेजुएट लेवल के हैं। अब आप कहोगे कि सर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में क्या फर्क है? देखिए, कुछ ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, वही सेम चीजें चलती हैं। इसमें फर्क क्या दे देते हैं, जब आप ग्रेजुएट का अगर एग्जाम देखते हैं तो इसमें सब मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि कभी आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, फिर अगला ही क्वेश्चन शायद जीके का आ जाए, उससे अगला क्वेश्चन शायद मैथ का आ जाए, तो उसमें सेक्शन डिवाइड नहीं है। लेकिन अंडर ग्रेजुएट में 2025 का जो मैंने देखा था, उसमें सेक्शन डिवाइड होते हैं कि जीके का सेक्शन अलग है और जो रीजनिंग का सेक्शन है वो अलग है और मैथ का सेक्शन जो है वो अलग है। तो क्वेश्चन जो है लेवल इनका सेम रहता है, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो। तो उस चीज को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे, डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आप लोगों की। तो आज हम जो इस वीडियो में देखने वाले हो, 5 तारीख थी, 6ठा महीना था 2025 में, पहली शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ था, तो उसको हम देखने वाले एनटीपीसी ग्रेजुएट का। 2025 की बात कर रहा हूँ, 2026 की नहीं कर रहा हूँ, 2026 की भी हम करेंगे। अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। काफी लेंथी मैंने बना दिया है, लेंथी बोल दिया है। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा विद सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर जो जो चीजें मैं लिखने चलूंगा वो आपको एज ए सॉल्यूशन के तौर पे आपको वो प्रोवाइड भी कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर आप वहां पर इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस के एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 3x² प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर बोथ रूट्स कॉमन, अगर दोनों रूट्स कॉमन इन दोनों के, तो बोला गया है कि आप इसमें के की वैल्यू ज्ञात करिए। अब ये जो रूट्स वाली प्रॉब्लम होती है, बहुत बहुत आते हैं क्वेश्चंस, आप देखेंगे। और हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन मतलब आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और आपको अगर सिलेक्शन लेना है रेलवे के अंदर, तो इतना ध्यान रख लीजिए, मैथ के 30 हैं और रीजनिंग के 30 हैं, इसमें तो आपके नंबर कटने ही नहीं चाहिए। क्योंकि लेवल जो होता है इनका बहुत इजी होता है। आपको ये कहां फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको ये फंसाने की कोशिश करेंगे बड़ी ही बेसिक सी चीज, इनकी जो इक्वेशंस होती हैं या फिर जो एक आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसके अंदर ये फंसाने की कोशिश करें। आपको वो चीज बड़ी ध्यान से रखनी है। तो इसमें जो पूछा गया है कि इन दोनों की जो रूट्स है वो कॉमन है, इसमें के की वैल्यू ज्ञात करिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको दो इक्वेशंस दे दी, 2x² प्लस के एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपको दे दी 3x² प्लस 4x इज इक्वल प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर बोथ रूट्स कॉमन दे दिए, आपको रूट्स जो है यहां पर कॉमन है, तो क्या होते हैं कि इनके जो फर्स्ट ये जो होते हैं ना, इनका रेशो 2/3 इज इक्वल टू जो सेकंड होता है k/4 इज इक्वल टू क्या होता है, अगला जो होता है 8/12। तो ये जो होते हैं इनके रेशो इक्वल होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब कभी टाइम मिलेगा इन रूट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर यहां पर अगर वो चीज समझाने बैठा हूं तो बहुत एक लेंथी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। आप समझिए कि आपको कितने अलग अलग टॉपिक से उन चीजों को गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पे इतना टाइम मैं नहीं लगा सकता। तो जितना आपको यहां पर करवाऊंगा ये डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। आप देखिए कि कैसे। तो यहां देखिए 2/3, आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, 2/3 कर लीजिए कि यहां पर आपके सामने दिया है 2/3 इज इक्वल टू k/4। तो यहां पर अगर आप k की वैल्यू निकालेंगे तो 8/3 निकल कर आ जाएगी। 4 यहां चला जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8/3 आ जाएगी यहां पर आपके सामने। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को लेंगे
इन दोनों को इक्वेशंस को लेंगे तो इसके अंदर भी देखिए k/4 इज इक्वल टू 8/12, ये 4 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये 4 यहाँ चला जाएगा और 4 यहाँ पर आपको कट करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 8/3 यहाँ पर किसी भी तरीके से देखिए तो यहाँ पर आपके सामने जो k की वैल्यू आएगी वो 8/3 ही निकल कर आएगी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपके सामने क्या हो जाएगा, 8/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन एंगल्स का सम क्या होता है, जिन भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। दो एंगल का सम 180 होता है वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में पूछा गया है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 28 डिग्री मोर देन द स्मॉलर वन। बोला गया कि दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 28 डिग्री ज्यादा है, तो छोटे कोण का ज्ञात करिए। मान लो कि छोटे वाला कोण x है, तो बड़े वाला क्या होगा, x प्लस 28 होगा। क्यों होगा सर, इसने बोला ना कि 28 डिग्री ज्यादा है स्मॉलर से, स्मॉलर आपने तो x मान लिया, बड़ा क्या होगा, x प्लस 28 होगा, तो ये बिगर हो गया, ये स्मॉलर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का जो एडिशन है या सम जो है वो 180 है। क्यों है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। तो x प्लस 28 इज इक्वल टू 180। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 2x आएगा, ये 28 यहाँ चला जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो आपके सामने यहाँ पर आंसर आएगा, यहाँ कितना बचा, 7 में से 2 गया 5 और 1, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 152, ये 2 यहाँ चला जाएगा, इसको डिवाइड कर देगा तो आप देखेंगे 7 और 6, 76 डिग्री जो है वो स्मॉलर एंगल आपके सामने निकल कर आ जाता है। तो इसने क्या पूछा था, इसने छोटा कोण ही तो पूछा था, छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो 76 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पूछा गया था सब सिंप्लीफाई, बड़ा ही आसान से। अब देखिए ये चीजें आप देखेंगे ना तो थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेटिव मैथ मिल रहा है यहाँ पे। तो 5832 दे दिया, 5832 का क्यूब रूट आपको निकालना है, ये तो बड़ा इजी है, 10,000 का 4 स्क्वायर इसका आपको निकालना है। तो यहां पर 4 यहां देखेंगे तो इसका 10,000 का तो यहां पर आपके सामने 10 ही आ जाएगा, लेकिन ये 5832 को अगर क्यूब रूट अगर सोल्व करने बैठेंगे ना तो ये वैसे 18 का है, 18 गुना 18 गुना 18, ठीक है। सर आपको तो पता है, मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि भाई मैं पढ़ाता भी हूँ, इन सब चीजों को देखता भी हूं, तो ये तो मुझे पता है। 18 को 324 को फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो आपको 5832 निकलकर यहां आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपके सामने 18। तो जब भी आप एग्जाम में देने जाएं तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 25 तक तो टेबल्स याद करनी ही करनी है, और 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर जो है वो याद करने हैं, और 1 से लेके 20 तक आपको क्यूब इनकी जो है वो याद करनी, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत चीजें काम आती हैं। आपको यही छोटी छोटी चीजें जो है वो सिलेक्शन दिलवाती हैं, आप कितने ज्यादा फास्ट होंगे। देखिए एग्जाम इजी है, इतना कोई हाई फाई लेवल के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, ये कोई बहुत हाई फाई लेवल का क्वेश्चन तो है नहीं, यहां पर कैलकुलेटिव है। आपको अगर इसका क्यूब रूट पता है तो तुरंत आप निकालोगे, 18 आ गया, 18 गुना 5/24, 5/24 गुना 78 आप निकालोगे, ठीक है, आप निकालोगे तो आपके सामने आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये कैसे सोल्व कर पाओगे जल्दी, ये सोल्व करने का तरीका होगा, अगर आपको टेबल्स अच्छे से आती हो, आपको स्क्वायर्स अच्छे से पता, आपको क्यूब अच्छे से पता हो, तो ये चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। आपको वहां पर कोई 5-6 मिनट एक क्वेश्चन पे नहीं देना है भाई, आपके सामने 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट होंगे, तो आप सोच के देखिए, आपको 100 मिनट होंगे शायद, ठीक है, तो आप सोच के देखिए 100 क्वेश्चंस नहीं होंगे, कितने होते हैं, आई थिंक 30 मैथ के होते हैं, 30 रीजनिंग के होते हैं, और 40 हाँ 30-30 60 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने, ठीक है। और इन 100 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है विद इन द टाइम, आपको उस टाइम को बचाना है, क्योंकि कोई क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव आ जाता है, या आपको उसकी स्टेटमेंट समझ में नहीं, उसको समझना होता है, तो वो सारी चीजों को देखते हुए आपको जल्दी जल्दी इन चीजों जैसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी निपटाना है। तो ये कैसे निपटाएंगे, जब आपको टेबल्स, जब आपको स्क्वेयर्स, जब आपको क्यूब, इनको अच्छे से आते होंगे, आपको याद होंगे। ये चीज तो देखिए आपको रट्टा मारनी ही मारनी पड़ेगी, इनकी कोई शॉर्ट एंड ट्रिक नहीं होती। आप सोचो कि इनका कोई ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, आप जितना हो उसके इतनी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस आपको इतने क्लियरली, इतनी अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व करा देगी, आपका टाइम वहां पर बचेगा। तो आप
उम्मीद है इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर इसके जो आंसर है वो गलत लिखे हुए हैं, तो मैं अगर इसको सोल्व कराऊँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 1 9 यहाँ आ जाएगा, ये 3 पे कटेगा, यहाँ पर आपके सामने 8 आएगा, ये आप 4 पे काटेंगे, 3 और 1 9, ये आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें जो है वो कहीं पर भी ये आता नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो अलग हो गए हैं, आंसर इसके जो गलत लिखे हुए हैं। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया सलील सैलरी वाज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाय 15% and subsequently raised by 10%. What percentage was his final salary lower compared to his initial salary? सलील की सैलरी पहले 15% कम की गई और उसके बाद 10% बढ़ा दी गई। उसकी अंतिम सैलरी उसकी शुरुआती सैलरी की तुलना से कितनी प्रतिशत कम थी, अब ये बताना है। तो इसको सोल्व करने के देखिए दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, मान लो सलील की सैलरी पहले 100 रुपए थी, पहले उसकी सैलरी 100 रुपए थी, उसकी सैलरी जो है वो 15% बढ़ा दी गई, मतलब घटा दी गई। तो 15% घटा दी गई यानी उसकी सैलरी 85% ही रहेगी होगी, 85 ही रहेगी होगी। 100 रुपए थी तो अब कितनी होगी, 85 रुपए रहेगी होगी, ठीक है। फिर हुआ क्या, फिर उसकी सैलरी 10% बढ़ा दी गई यानी 110 गुना में 100। सर ये कैसे कर रहे हो, 85 कैसे कर दिया, ये 110 कैसे कर दिया। देखिए परसेंटेज की एक चीज होती है, थोड़ा बहुत मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए उसकी सैलरी आपने 100 मानी, तो आप इसकी 15% आपने उसकी सैलरी घटा दी, तो आप इसका 15% निकालोगे तो 15 में से 15/100, ये 100 से 100 कटा तो आपके सामने 15 रुपए आपने उसकी सैलरी घटा दी। कितनी मानी थी, 100 मानी थी, तो 100 में से 15 अगर आप माइनस करोगे तो आपको 85 ही तो मिलेगा। तो मैंने सीधा 85% ही तो लिख दिया। आप यहाँ देखिए 15% घटा दी तो उसकी सैलरी कितनी रहेगी, 85% ही तो रहेगी। 10% आपने उसकी सैलरी बढ़ा दी तो 110 ही तो हो गई। तो यही चीज है, ठीक है। वैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे चीजें समझ जाओगे। तो अगर आप इसको सोल्व करने बैठोगे, इसको सोल्व करने बैठोगे तो यहां आपको देखोगे नो, यहां आपके सामने निकल कर आएगा 93.5, ये 10 का जो है यहाँ पर पॉइंट लगा दिया मैंने, ठीक है। तो 93.5, तो उसकी शुरुआती सैलरी कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई 93.5, कितनी कम हो गई भाई 6.5% कम हो गई यहाँ पर, ठीक है। 6.6% कम हो गई उसकी सैलरी। तो एक तो ये है कि आपने उसको 100 मान के कर लिया, फिर ऐसे कर दिया। दूसरा तरीका ये है भाई उसकी सैलरी कितनी बढ़ी 10, घटाई कितनी थी 15, ठीक है। ये ऐसे होता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई का डिवाइड बाय में 100, ठीक है। या तो इस तरीके से कर लो, ये एक फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। या फिर आपके सामने ऐसे कोई इक्वेशन या फिर कोई नंबर मानकर आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपके सामने आंसर भी सेम ही आएगा, या डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 कटा, यहाँ पर आएगा 15, ये 10 प्लस का है, ये 15 माइनस का है। माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि रिड्यूस की गई, रिड्यूस की गई। 10 क्यों लगाया प्लस का, क्योंकि वो वहां इंक्रीज की गई, ठीक है, यहाँ इंक्रीज की जा रही है। तो इंक्रीज में प्लस का, रिड्यूस में माइनस का निशान लगा दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों माइनस आया, क्योंकि भाई एक माइनस का और एक प्लस का जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ही आएगा यहाँ पे, इसलिए माइनस लग गया यहाँ। तो यहाँ आप देखेंगे ना 10 में से 15 गए तो माइनस का 5 यहाँ बचेगा, ठीक है। 15 गुना में 10 बटे में 100, 0 से 0 कट गया यहाँ पर, तो 1.5 यहाँ पर आ गया माइनस का। तो 1.5 माइनस का और 5 माइनस का तो प्लस ही होगा, माइनस माइनस के हैं तो 6.5 माइनस का 6.5%, यानी कि 6.5%। माइनस तो नहीं है सर यहाँ पर, ये माइनस का जो निशान आया है वो ये बताता है कि रिड्यूस हुई है, ठीक है, रिड्यूस हुई है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा 6.5% इसका रिड्यूस की गई है। क्लियर। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये प्रोपोर्शन वाले भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो चाहे वो ग्रेजुएट हो, इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब बोला गया है कि ऑप्शन आपके सामने कि इफ 260 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड y, x एंड 338, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बोला गया है कि x और 338 के बीच माध्य अनुपात क्या है, 260 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का मान क्या होता है कि क्या है 260, 260 देखिए a रेशो b प्रोपोर्शन क्या होता है b रेशो c, ऐसे पूछा गया। तो 260 जो मीन प्रोपोर्शन है, तो 260 यहां रखा हुआ है, ठीक है, 260 यहां रखा हुआ है, ठीक है। 260 गुना मतलब प्रोपोर्शन 260, और यहां क्या रखा गया है x और किसके बीच में है, 338 के बीच में, 338 के बीच में, ठीक है। तो ये ऐसे है, ये वैल्यू ऐसे दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप यहां देखेंगे तो x बटे में 260, ठीक है, इज इक्वल टू 260 बटे में 338, 338। तो x की वैल्यू निकालनी है, 260 यहां चला जाएगा,
260 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब काटा पीटी मचा दो भाई, काटा पीटी मचाएंगे तो आप जरा देखिए यहाँ पर आपके सामने 1 और 3, 2 पे काट रहा हूं मैं, तो 1 6 और यहाँ आ जाएगा आपके सामने 9, 13 3 पे काटा। ये क्या होता है, ये होता है आपके सामने 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 13 कम 13, 13 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 13 13 को गुना करते हैं तो 169 आता है। तो ये आपको पता है, ये 13 को काटेंगे 13 दूनी 26 होता है, तो यहाँ 20 आ जाएगा आपके सामने। तो x की वैल्यू यहाँ क्या निकल कर आ गई आपके सामने, 200 निकल कर आ गई। क्लियर हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 200 इसका आंसर हो गया। 6th क्वेश्चन पूछा गया था, ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ए टेस्ट। 30 बच्चे थे, एक टेस्ट के लिए आए और एवरेज स्कोर जो था 12 स्टूडेंट्स का 60 बना और जो बाकी बच गए उनका स्कोर 62 बना। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास। भाई यहां पर थोड़ा कैलकुलेटिव आपको तेज होना पड़ेगा। भाई देखो 30 बच्चे थे, 12 बच्चे जो थे उनका जो स्कोर था वो 60 था, एवरेज स्कोर 60 था। टोटल स्कोर कितना होगा, आप इसको सीधे से 12 से गुना कर दो, 12 छिक्का 72। यहां पर आपके सामने ये आ गया। फिर बोला गया जो बाकी बचे, बाकी कितना बचे भैया, रेस्ट कितने, 12 बच्चे, 12 बच्चे तो आपने निकाल दिए, टोटल 30 थे, बचे कितने, 18 बच्चे बच गए। 18 बच्चों का जो स्कोर था वो 62 था, गुना 62 कर दो आपके सामने, इसके सामने। तो अब अगर आप यहां देखेंगे थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेटिव, देखिए यहां थोड़ा तेज करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन ही होता है इसका। 18 को अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 62 से तो कितना बनेगा, 1 मिनट, 11 1116, हाँ तो ये बनेगा, ठीक है। 18 को आप इसके साथ, तो अब इसमें ऐड कर दीजिए 6 3 8 1, ठीक है, ये हो गया आपके सामने। तो टोटल स्कोर यहाँ हो गया आपके सामने, टोटल स्कोर यहाँ हो गया। तो अब टोटल बच्चे कितने, टोटल 30 बच्चे भाई, टोटल 30 बच्चे। तो आप इसको अगर डिवाइड करोगे किससे, 30 से करोगे, 30 से जा रहा है, हाँ 30 से जा रहा है, 10 यहाँ आएगा, 6 1 2, 612 बटे 10, तो पॉइंट लगा देंगे 61.2, 61.2 जो है वो यहाँ पर आपके सामने एवरेज स्कोर बन के आ जाता है 30 बच्चों की। जो एक स्कोर है एवरेज बच्चों का स्कोर यहाँ पर आपके सामने 61.2 निकल कर आ जाता है। तो राइट आंसर आपके सामने 61.2 हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, तो कोई इतने हार्ड क्वेश्चंस तो है नहीं। पूछा गया है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 14 होल नंबर। ये बड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अब 14 होल नंबर में बच्चा क्या करता है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, वो 14 को पकड़ेगा, वो 14 को पकड़ेगा और कहेगा अरे ये रे। अब एवरेज पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है, तो नेचुरल नंबर्स का अगर आप एक फॉर्मूला होता है ए प्लस में 1 डिवाइड बाय में 2, अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर इसी को पुट करने की कोशिश करिए कि 14 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। भाई 14 था, यहाँ पर ए क्या होता है, टोटल नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर्स, टोटल कितने नंबर्स हैं, 14 है, तो यहाँ पर ए आपने 14 रख लिया, 14 प्लस 1 यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो आपने देखा 14 गुना में 15 बटे में 2, तो आप देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, 7 आपने यहाँ पर काट दिया, 7 यहाँ पर आपने काट दिया, तो ये तो टोटल सम आता है, ये टोटल सम का फॉर्मूला होता है, टोटल सम का फॉर्मूला होता है। आपको लगातार अगर नंबर दे दिए जाए तो आप टोटल सम कैसे निकाल सकते हो, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो 7 गुना में 15, तो टोटल सम आप देखेंगे तो 1 से लेके 14 तक टोटल सम यहाँ निकल आएगा। एवरेज पूछा था उसने, एवरेज भाई इसको आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। टोटल ऑब्जर्वेशन नंबर कितनी थी, 14 थी, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो आप इसको 15 को काटेंगे तो 7.5 निकल कर आती है। अब बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चंस में अरे 14 थे, टोटल सम निकाल लिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया मैंने, तो 7.5 निकल कर आ रहा है। सर राइट आंसर 7.5 होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सर गलत कैसे हो गया, गलत ऐसे हो गया, यहां पर आप देखेंगे ना एक क्वेश्चन इसने क्या बोला, भैया होल नंबर पूर्ण संख्या है। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर वो होते हैं जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड होती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहां तक अगर आप काउंट करेंगे ना, यहां तक आप काउंट करेंगे तो ये 14 ऑब्जर्वेशन यहां बनती है। अगर आपने वो 14 भी काउंट कर लिए तो 15वीं ऑब्जर्वेशन होगी ना। तो यहां पर आपको क्या करना था, रखना तो आपको 14 ही था यहाँ पे, ठीक है, रखना तो मतलब 14 ही ऑब्जर्वेशन रखनी थी। लेकिन अब यहां पर ए क्या रखेंगे, ए 0 नहीं रख सकते यहाँ पर,
ए क्या रखेंगे, आपको ये जो फॉर्मूला है टोटल नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला दे रखा है, टोटल सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं, नेचुरल नंबर एक से शुरू होते हैं, होल नंबर एक से शुरू नहीं होते, वो जीरो से शुरू होते हैं, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। तो यहां पर आप ए की जगह क्या रखेंगे, अब 13 रखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे ना तो नेचुरल सम का आप अगर आप करेंगे, नेचुरल नंबर का सम निकालेंगे तो एक से लेके 13 तक निकालेंगे, एक से लेके 13 तक निकालेंगे तो 13 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2, 13 गुना में 14 बटे में 2, ये टोटल सम आ जाएगा। टोटल सम किनका आ गया, टोटल सम ऑफ नेचुरल नंबर, किस कहां से कहां तक का, 1 से लेके 13 तक। फिर जीरो भी ऐड कर दो, सर जीरो किसी नंबर में ऐड करो तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, तो यहां पर जो हो गया आपके सामने ये आंसर हो गया। फिर ये टोटल सम हो गया, अब इसको डिवाइड और करना पड़ेगा, इसको किससे डिवाइड करें, 13 से करें या 14 से। अब यहां डिवाइड जो आपको करना है वो 14 से करना है। 14 से क्यों करना है, क्योंकि भाई ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 14 ही है ना, इस जीरो को तो यहां इंक्लूड फिर भी करना पड़ेगा गिनने में, भाई टोटल ऑब्जर्वेशन तो 14 ही ली गई है, तो यहां आप 14 से करेंगे तो 14 से 14 कटेगा, 2 13 बटे 2 यानी 6.5। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपके सामने वो 6.5, इसका औसत यानी एवरेज नंबर होगा। तो ये बड़े ट्रिकी से होते हैं, आपको क्वेश्चंस बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, इजी हैं लेकिन वो इजी में मर जाते हैं बच्चे कहां पर, जब वो बड़ी जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस में, अरे ये तो बड़ा इजी सा है 14 है, वो फट नहीं इसके अंदर 14 ही भरेगा। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में बचना है, ठीक है। आते हैं अगला 8th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर इज इक्वल टू 98%, 98% क्या 98 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्फीयर का फॉर्मूला आपको बताओ 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है वॉल्यूम का, ठीक है, ये होता है वॉल्यूम का। लेकिन जो स्फीयर उसका क्या कह रहे हैं इसको, सरफेस एरिया का जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर आपको निकालना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आप देखेंगे 4 पाई की जगह हम 22/7 रख लेंगे, आर स्क्वायर 98 है, 49 इंटू में 49, ठीक है, 49 इंटू में 49, तो 7 का यहां से कट गया आपके सामने, यहाँ आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने 4 गुना 88, तो ये 88 को तो आप इसमें कर लेंगे, और फिर 88 गुना में 7 करेंगे, 88 को 7 से आप करेंगे तो 8 सत्ते 56, और 56 और 5 61, 61 गुना में फिर 49 आपको करना पड़ेगा। अच्छा 49 आपको करना पड़ेगा, इसकी भी एक तरीका है, अगर आप करना चाहें तो 616 गुना में आप करेंगे, 616 आप गुना में 50 माइनस का एक ऐसे कर सकते हो, क्योंकि 5 से थोड़ा मल्टीप्लाई इजी हो जाता है, ठीक है, ये एक तरीका है। या अपनी कैलकुलेशन, जैसे मैंने कहा ना कि आपको कैलकुलेशन बड़ी तेज करनी पड़ेगी अगर आपको टाइम बचाना है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इसको सोल्व करेंगे, ये 616 को 49 से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30,184, 30,184 आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा 30,184, क्लियर। तो इन तरीके के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा कैलकुलेटिव तेज होना पड़ेगा। जब भी मैंने कहा 1 से लेके 25 तक तो आप टेबल्स को रट ही डालिए, जितना हो सके उतना कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि भाई ये जैसा सीजीएल में आता है वैसा बिल्कुल नहीं है। ये रेलवे का पैटर्न अलग है, इजी है, लेकिन इजी के साथ साथ एक चीज ध्यान रखिए, सिलेक्शन आसान नहीं होता है। सिलेक्शन में जितना आप एक्यूरेट होंगे, जितना आप तेज होंगे, तभी आप सिलेक्शन निकाल पाएंगे। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन मिलता है, ऐसे ही सिलेक्शन नहीं मिलता है वहां। तो 80 नंबर तक कट ऑफ जाती है फर्स्ट पेपर की, 75 से 80 तक, 75 से 80 के बीच में रहती है, ठीक है। अगर आपने जोन अलग भर रखा है वो अलग बात है, किसी किसी जोन में अलग जाती है, मालदा में थोड़ी कम चली जाती है। चंडीगढ़ का जोन आपने नॉर्दर्न रेलवे का अगर भर रखा है तो वहां थोड़ी और हाई चली जाती है। आपने अगर SCR साउथ सेंट्रल रेलवे उधर उस साइड का भर रखा है, बिलासपुर साइड का भर रखा है, तो वहां थोड़ी कम चली जाती है। बेंगलुरु साइड थोड़ी कम चली जाती है, साउथ साइड में। उत्तर भारत की तरफ थोड़ी सी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो यहां आपको सिलेक्शन निकालना है फर्स्ट पेपर में, फिर सेकंड पेपर में और कट ऑफ जाती है, इजी नहीं होता है ये चीजें, ठीक है। तो वो आप कैसे सिलेक्शन को ग्रैब कर पाएंगे, भाई सिलेक्शन तभी होगा जब आप इन चीजों पे फोकस करके रखेंगे, ठीक है। 1 से लेके 25 तक आपको टेबल्स हो, स्क्वायर्स याद हो, क्यूब रूट्स याद हो, क्यूब्स याद हो,
तब जाके आपका सिलेक्शन होता है छोटी छोटी चीजों से। वो छोटी छोटी चीजें ही आपको आगे बढ़ाती हैं। देखिए, ये फॉर्मूला क्या आप अकेले करके बैठे हैं? आपका कंपटीटर क्या ये इस फॉर्मूले को नहीं पता होगा? ये वॉल्यूम का स्क्वायर डेफिनेटली पता है। आप कहाँ आगे निकलोगे? आप इस चीज में आगे निकलोगे, आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती है, आप फर्दनी से क्वेश्चन को करा और आपने निकल गए यहाँ पे। तो वहां ये चीजें होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में पूछा गया, वरुण एंड आशीष टुगेदर कैन पेंट ए होल इन 3 days। वरुण और आशीष जो है वो किसी होल को 3 दिन में पेंट कर देते हैं। वरुण अलोन कैन पेंट इट इन 7 days। वरुण अकेला पेंट कर देता है 7 दिन में। इन हाउ मेनी डेज कैन आशीष अलोन पेंट 4 सच होल्स। आशीष अकेला ऐसी 4 होल को कितने दिन में पेंट कर सकता है? तो देखो, आशीष जो है, आशीष और वरुण जो है वो अगर दोनों मिल जाते हैं, तो वो 3 दिन में काम खत्म कर देते हैं। 3 दिन में वो काम खत्म कर देते हैं। यहाँ डेज है, ठीक है, यहाँ डेज है। लेकिन उसने बोला कि वरुण अगर अकेला करे तो इसी काम को वो 7 दिन में काम कर लेता है। ठीक है, पेंट करना हो, कुछ भी बनाना हो, उनकी ये एक रिक्वायरमेंट है कि भाई इतने दिन में काम खत्म होता है। वरुण और आशीष 3 दिन में काम खत्म करते हैं, वरुण अकेला उस काम को 7 दिन में खत्म कर देता है। क्लियर हुआ भाई? ठीक है। अब भाई टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम क्या होता है? टोटल काम अगर आपने मेरी एक सीरीज मैंने और चला रखी है, राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं उनको भी मैं सोल्व कराता हूँ, टाइम एंड वर्क उसमें चल रहा है, तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से टाइम एंड वर्क को समझाया हुआ है। जो टोटल वर्क होता है ना, वो आपका एलसीएम होता है। एलसीएम इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 21 होगा। ठीक है, मान लीजिए भाई उस दीवार का क्षेत्रफल 21 था, या फिर मान लीजिए 21 कुर्सियां बनानी थी, कुछ भी 21 टोटल 21 यूनिट ऑफ वर्क हो जाता है, ऐसा कुछ भी समझ लीजिए, मतलब ये काम है आपको। तो इन दोनों की एफिशिएंसी यहां आ जाती है। एफिशिएंसी क्या होती है भाई? टोटल वर्क को डेज से डिवाइड कर दो, तो यहां पर आपके सामने 7। वरुण और आशीष की क्षमता कितनी है? 7। वह दोनों मिलके 7 कुर्सियां बना सकते हैं या 7 यूनिट ऑफ वर्क कर सकते हैं, तब जाके वो 3 दिन में वो काम खत्म कर देते हैं। ऐसे ही वरुण अकेला 7 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो 21 काम था, यानी उसकी एफिशिएंसी क्या रही होगी भाई? 3 रही होगी। तो अब यहां देखेंगे तो यहां आपके सामने निकल कर आया कि भाई वरुण की तो 3 है, और यहां वरुण और आशीष की 7 है, तो आशीष की कितनी रही होगी? तो भाई आशीष की तो सीधी सीधी बात है 4 रही होगी, तभी तो 4 और 3 मिलके 7 बनते, तो यहाँ 4 रही होगी आशीष की। तो सॉरी, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है आपके सामने? टोटल यूनिट ऑफ वर्क आपके सामने दे रखा है 21 दे रखा है ना। लेकिन उसने एक और कंडीशन यहां डाल दी, इन हाउ मेनी डेज। आशीष कितने दिन में उस होल को पेंट कर पाएगा? वहां अगर ऐसी 4 और वॉल है, यानी मतलब इसका 4 गुना और है, 21 गुना में 4 ये है। तो आशीष की क्षमता कितनी है भाई? आशीष की क्षमता तो 4 है, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क आपके सामने है, उसकी क्षमता 4 है एक दिन में करने की, तो वो कितने दिन में लगाएगा? 4 को इससे डिवाइड कर देंगे, 4 को 4 से काटेगा, आपके सामने 21 डेज निकल कर यहां आ जाते हैं। तो राइट आंसर यहां पर आ गया आपके सामने 21। क्लियर? अब आते हैं अगले 10th क्वेश्चन पे। इफ ईश्वर कवर 721 किलोमीटर इन ए बोट 42 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड ही टेक 15 आवर्स विद द स्ट्रीम, देन द फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यदि ईश्वर नाव से धारा के विपरीत 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के साथ उसे 15 घंटे लगते हैं, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप देखेंगे ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो यहां देखिए, मान लीजिए डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, डाउन स्पीड में डी मान ली मैंने, और डाउन स्पीड में क्या होती है? बोट माइनस की स्ट्रीम होता है। ठीक है भाई, डाउन नहीं सची, अपस्ट्रीम होता है यार, वो तो अपस्ट्रीम में जा रहे हैं, मतलब धारा के विपरीत जाते हैं, तो ये डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं। तो डाउन स्ट्रीम इसमें क्या होता है कि इधर जाना, जब धारा इस साइड जा रही है इसी के साथ बहना, तो डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड भी तो मिल जाती है ना, कि भी धारा भी उसी साइड जा रही है, बोट भी उसी साइड जा रही है, तो बोट प्लस में एस यहां पर हो गया। विपरीत चलते हैं, अपस्ट्रीम में चल रहे हैं, तो बी माइनस का एस निकलता है, ठीक है, तो ये माइनस ये कर देते हैं। तो एक बार के लिए हम इनको ये ले लेते हैं डी। तो बोला गया कि 721 किलोमीटर वो गया किस स्पीड से?
अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी यू की स्पीड यानी बी माइनस एस, यानी ये यू की स्पीड से गया, यू की स्पीड से गया, ठीक है। तो क्या मिला उसको भैया, उसको 42 घंटे लगे, 42 घंटे लगे, ठीक है। एक और स्नेरियो उसने बोल रखा है कि 721 किलोमीटर गया, और 721 किलोमीटर भी तो आया ही होगा वापस। वो किस स्पीड से आया भाई, वो स्पीड से आया डाउन स्ट्रीम में, यानी कि अब वो धारा के साथ भी आया, उसकी स्पीड और बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड भी प्लस होगी। तो यहाँ पर यानी कि डी, तो यहाँ पर आपके सामने निकल कर आ गया, यहाँ पर ये 15 क्लियर हुआ, ये 15 निकल कर आ गया। अब यहाँ देखेंगे तो ये 721 बटे में 42 इज इक्वल टू यू, यहाँ चला जाएगा 721 बटे में डी, ओह सॉरी यहाँ डी नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हम 15, और यहाँ आपके सामने आ गया डी, ठीक है। अब u क्या है, u देख लो, u क्या है, ये कटता है, ये तो काट लो भाई, यहाँ कट रहा है, ये 7 पे कटेगा, 7 एकम 7, 0 और 3 21, ये हो गया। और यहाँ पर आपके सामने आ गया 7 छिक 42, 103 बटे 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ 7 से ये कट रहा है क्या, 721 नहीं, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे तो ये u क्या माना था आपने, u माना था b माइनस का s, ये क्या माना था, ये आपने माना था b प्लस एस। आपको क्या चाहिए, आपको गति किसकी किसकी निकालनी है, धारा यानी स्ट्रीम की गति निकालनी है, तो s को ले जाओ, तो 103 बटे 6 और यहाँ प्लस एस आ गया इज इक्वल टू बी हो गया, ठीक है, बी हो गया। तो यहाँ पर आपके सामने क्या दे रखा है, 721 बटे में 15 इज इक्वल टू बी प्लस में एस, और बी की वैल्यू तो आपने निकाल ली है, बी की वैल्यू आपने निकाल ली है, क्या है 103 बटे में 6, 103 बटे में 6, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ देखेंगे 721 बटे में 15 इज इक्वल टू 103 बटे में 6 प्लस में एस, प्लस में एक और एस, ये वाला एस, ठीक है, ये वाला एस, और बी की वैल्यू, तो ये दो एस हैं, एस मिलके क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, ठीक है, 2s हो जाएगा। इसको उठा के यहाँ ले जाओ, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, तो यहाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ कर देते हैं 721 बटे में 15 माइनस का 103 बटे में 6, इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, 30 आएगा, ये दो यहाँ इसके पास गया तो यहाँ आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 14 यहाँ आ गया, ठीक है। माइनस का ये आएगा इसके पास तो 6 5 5 दिया 15 और 5 एकम 5, तो अगर आप माइनस करेंगे 1442 में से 515 अगर आपने माइनस कर दिया, तो यहाँ आ गया आपके सामने, ये आ गया 7, ये आ गया 3 में से 1 गया 2, यहाँ आ गया 9, 927 बटे 30 इज इक्वल टू 2s है। तो अब ये 3 पे कट रहा है, तो ये कट रहा है 309 बटे 10, ये 2s है, इसके नीचे 2 और ले आओ, ये s की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये काटेंगे तो हम 1 1 5 4 5 1 5 4.5 बटे में 10 हो रहा है, तो ये एक और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कि 15.45 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड निकल कर आ गई, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। सर बोलो इतना टाइम लग गया, अरे भैया ये टाइम इसलिए लगाया है क्योंकि ये मैं चीज वैसे करके नहीं देखूंगा ना एग्जाम में, ये ना है आप करके देखेंगे, उनके लिए है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनको डर है कि कैसा हो सकता है अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम, या फिर अब जो एनटीपीसी के एग्जाम अभी 2026 का जो कैलेंडर आएगा उसमें जो निकलेंगे उसमें कैसा होगा, या फिर आने वाले टाइम में कैसे होंगे, तो उनके पर्पस पे मैंने ये चीजें रखी गई हैं, एक एक चीजें समझाई हैं, माइनस करी, ये चीजें मैं थोड़ा माइनस करने बैठूंगा या आप थोड़ा माइनस करने बैठोगे, अगर आपको काफी ज्यादा टाइम हो गया एग्जाम देते हुए, ये आप तुरंत कर सकते हो, लेकिन ये एग्जाम या ये क्वेश्चन जो हैं वो तभी सोल्व होंगे जब आपके कैलकुलेशन तेज होगी, बिना कैलकुलेशन के तेज किए ये आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, जिसके कारण आप पूरा एग्जाम शायद ही अटेम्प्ट कर पाए, या आपको वापस किसी क्वेश्चन को देखने के लिए टाइम ना ही मिले, तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, आपको अपनी कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए कई क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, यहाँ पर आपको अपना टाइम बचाना है, किरण स्पेंड्स 45% ऑफ हिज इनकम इफ ही सेव्स 66,000 देन हिज इनकम, कि किरण अपनी आय का 45% खर्च करता है, यदि वह 66,500 बचाता है तो उसकी आय ज्ञात करिए। देखो
45% खर्च कर रहा है, मान लीजिए उसकी 100% इनकम है, 100% इनकम है, तो सेविंग और उसका एक्सपेंडिचर, ठीक है, सेविंग कितनी होगी उसकी भाई, एक्सपेंडिचर तो उसने बता दिया भाई 45% है, बचा कितना भाई 55%, और इस 55% की वैल्यू ही तो इसने दे रखी है 66,000। तो 55% की वैल्यू जब उसने दे रखी है 66,000, तो उसकी 100% वैल्यू क्या होगी, तो 55 की ये वैल्यू दे रखी है, गुना बटे ऊपर 100 चला जाएगा, तो आप काटोगे तो 11 पे काटोगे 5, यह आएगा 6,000, तो आप इसको काटोगे तो यह आएगा आपके सामने 12। ठीक है, तो ये आपके सामने आंसर हो जाएगा, ये रहा सामने चमक रहा है, ठीक है, 1,20,000 इसकी इनकम थी। ये बड़े इजी से क्वेश्चन होते हैं बहुत, आप मैं ये भी नहीं करने बैठोगे अरे सेविंग इतना, ये आप तो तुरंत 55 ऊपर 66 करोगे, आप देखोगे अरे 1,20 आ रहा है कहीं ना कहीं, यही रहा ये रहा ये रहा, इस तरीके का। तो यहां पर बहुत बहुत जल्दी आप कुछ सेकंडों के अंदर इस क्वेश्चन को करेंगे और आगे निकलेंगे। क्लियर। अब ये जैसे क्वेश्चन है, इसको भी करने का एक तरीका होता है, ए डीलर सेल 2 ड्रायर एट रेट ऑफ 63,000 per dryer. On one he earns a profit 5% and on the other he loses 30%. What is his loss percentage in the whole transaction? भाई एक डीलर है, 2 ड्रायर बेचता है और दोनों को सेम प्राइस पे बेचता है 63,000 रुपए पे, लेकिन 63,000 पे एक पे जब बेचता है तो उसको 5% का लाभ होता है, और दूसरे को अगर 63,000 पे बेचता है तो उसको 30% की हानि होती है। तो उसने पूछा इस पूरे सौदे में उसकी हानि कितनी हुई, ठीक है, उसकी हानि होती है। तो यहां पर देखिए उसको आपको क्या निकालना है, आपको प्रतिशत निकालना है, ठीक है, आपको प्रतिशत ही निकालना है। तो प्रतिशत निकालना है तो आप इस 63,000 का क्या चार डालोगे, इसका क्या करना है क्या मतलब कि ये इतनी बड़ी अगर आप इक्वेशन लेने बैठोगे तो थोड़ा सा लंबा पेचीदा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए आपने माना 63,000 रुपए एक यहां पर, ठीक है, एक 63,000 आपने यहां मान लिया, ठीक है। अब ये जो था सेलिंग प्राइस, दोनों ही सेलिंग प्राइस है, ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस, इस पे भी कॉस्ट प्राइस निकालोगे, बीच में लाइन खींच देते हैं थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। ये 63,000 कब आया, ये 63,000 तब आया जब इस कॉस्ट प्राइस पे आपको, ये प्रॉफिट वाला है, ठीक है, ये प्रॉफिट वाला है, ये प्रॉफिट वाला है, और ये लॉस वाला है, ये जिसमें लॉस हुआ हो, ठीक है, ये वो वाला है। तो आपका जो है सेलिंग प्राइस कब आया, यहां पर कॉस्ट प्राइस में जब आपका 5% आपको प्रॉफिट मिला। तो यानी कि आप इस कॉस्ट प्राइस में 5%, इस कॉस्ट प्राइस का 5% इसमें ऐड कर देंगे तो आपको ये निकल कर रहा है, यानी कि 105% कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 63,000 है। एट द सेम टाइम यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है, यहां पर आपको घाटा हो रहा है, घाटा कितना, 30% घाटा हुआ, यानी कि इसकी जो 70% वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी होगी, वो 63,000 होगी। समझ में आया कुछ भाई, यहां पर ये जो 63,000 रुपए क्या आ रहा है सेलिंग प्राइस प्रॉफिट वाले में, वो प्रॉफिट कब होता है, जब आपने कोई चीज जितनी मिली उससे ज्यादा में आप बेच दोगे तो प्रॉफिट होगा। तो आपने मान लो सीपी, कॉस्ट प्राइस आपका सीपी था, उसमें आपने 5% बढ़ोतरी पे कोई चीज बेची, यानी कि उसकी 105, मान लीजिए 100 थी, उसकी आप 5% और ऐड करेंगे तो आपको 105 ही तो मिलेगा। यहाँ पे जैसे मैंने परसेंटेज का भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया, उसी हिसाब से क्वेश्चन करना है। देखिए परसेंटेज एक अलग चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है, वास्ट चैप्टर है, तो अगर मैं इतना डिटेल से वहां जाऊंगा तो ये 12th क्वेश्चन ही आया है, 30 क्वेश्चन मुझे कराने हैं, तो सोचिए कितना टाइम लग जाएगा। तो उस नजरिए से आप समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको यहाँ पर बहुत डिटेल से नहीं करवा सकता। डिटेल से चाहिए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां आपने बताइए, तो उसके लिए डेफिनेटली मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको परसेंटेज भी समझा देंगे। लेकिन यहाँ पर मेरी मजबूरी समझिए, मैं आपको पूरा डेप्थ में तो यहाँ नहीं जा सकता। तो यहां पर आप देखेंगे तो सीपी निकालेंगे तो 63,000, ठीक है, अरे क्या हो गया, ये कभी कभी बीच में अटक जाता है। ओके, तो 63,000 बटे में 105, ऊपर 100 चला जाएगा, यहां पर 63,000 बटे में 70, ऊपर 100 चला जाएगा, ठीक है। तो यहां जो आप देखेंगे ना, तो आप इसको काटापीटी करेंगे, आपके सामने आंसर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इजी करते हैं इसको, थोड़ा इजी कैसे करते हैं, देखिए यहां आपको परसेंटेज निकालनी है। मान लीजिए आप देखिए, एक पे तो आपको 105% पे बेच रहे हैं, ठीक है, 105%, एक आप 70% बेच रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो ना यार, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 105 और 70 का, मैं पूरा ही रफ कर रहा हूं, ठीक है, 105
और 70 का आप अगर एलसीएम लेने बैठेंगे 105 और 170 का, तो 5 पे जाएगा, 2 1 और यहाँ आएगा आपके सामने 14, फिर ये 7 पे जाएगा, 7 पे जाएगा 3 2, तो आप देखेंगे तो 10 और 1 210, मान लीजिए 210 आपका सेलिंग प्राइस था, मान लीजिए 210 आपका सेलिंग प्राइस था एक पे, ठीक है, एक दूसरा भी आपका सेलिंग प्राइस 210 रुपए था, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या किया, 105% पे बेचा था, इस पे प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है, ठीक है, प्रॉफिट वाला है, ये घाटे वाला है, ये घाटे वाला है। और इसके ऊपर आपको क्या हुआ, इसके ऊपर तो आपको घाटा हुआ था कितना, 70 का। तो ये जो आप निकालोगे ये सेलिंग प्राइस, ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा, ये आप देखेंगे ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आया, 2 निकालेंगे तो 200 रुपए यहाँ से निकल कर आया। ये आपने देखा तो ये कितना निकल कर आया, यहाँ से कॉस्ट प्राइस 300 रुपए निकल कर आया। तो दोनों का आपका कॉस्ट प्राइस कितना बना, दोनों का कॉस्ट प्राइस भैया आपका 500 रुपए बना। और दोनों का सेलिंग प्राइस कितना बना भाई, 210 प्लस 210, आप देखेंगे अरे ये क्या हो रहा है, इसको 420 रुपया बना। तो 420 रुपए में चीज बिकी थी आपकी, टोटल मिली कितने की थी, 500 रुपए की मिली थी। इन दोनों के बीच में फर्क कितना आया, 80 रुपए का फर्क आ गया। अरे यार ये बीच में क्या हो जाता है, इसको जोरे पड़ रहे हैं क्या, देखिए, ठीक है, 80 रुपए का हटा। तो 80 रुपए का परसेंटेज निकालेंगे 500 के ऊपर, तो आप देखेंगे तो 5 2 0 और ये 16। अरे यार ये भी ना, थोड़ा 1 मिनट रुकिए। तो 16 निकल कर आता है, तो 16% जो है आपको घाटा हुआ है या हानि हुई है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने ये क्यों किया भाई, ये थोड़ा इजी पड़ता है, थोड़ा कैलकुलेटिव कम हो जाता है, ज़्यादा इसके अंदर काटापीटी नहीं होती है। और उस 63,000 में जोड़ेंगे तो 1,26,000 पे वैसे ही बनकर आएगा। फिर उनकी जो भी आप निकालोगे वो थोड़ा और बड़ा एक नंबर निकल कर आता है। तो जितना हो सकता है उतना छोटा नंबर रख लीजिए आप, आपको ईजी रहेगा वहाँ पे, ठीक है। आपको परसेंटेज ही तो निकालना है, ठीक, तो परसेंटेज में कोई फर्क तो पड़ना है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हो। आइए 13th क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 16% per annum is 797. Find the sum. आपको सम निकालना है। अब यहाँ देखें राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर आपको कोई पूर्ण संख्या तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन आपको पूर्ण संख्या तक पहुंचाना है, ठीक है, ये पूछा गया। इस तरीके के क्वेश्चंस में देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल के ऊपर आपको डिफरेंस दिया हुआ मिलता है और आपको पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। तो उसमें आप क्या करते हैं कि एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है वो लगा दीजिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय में 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस, इज इक्वल टू डिफरेंस। सर ये क्या है, ये कैसे निकल कर आया, ठीक है, इसको भी मैं निकलवा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं निकलने वाला। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट CI, ठीक है, CI माइनस का SI, CI माइनस का SI, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CI से, SI से, ठीक है। 1 साल का नहीं 2 साल का होता है, 1 साल में तो दोनों ही सेम चलते हैं। तो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है P 1 प्लस में R डिवाइड बाय में 100, ऊपर जाएगा आपके सामने टाइम माइनस का 1, ठीक है, यहाँ आएगा PRT डिवाइड बाय में 100, ठीक है, इस यहाँ अब यानी कि डिफरेंस निकल कर आएगा, डिफरेंस निकल कर आएगा। अगर आप इस चीज को निकालें, ठीक है, इस चीज में इसको सोल्व करें, तो देखिए यहाँ आप देखेंगे ना ये P कॉमन है, ये P कॉमन है, तो P तो एक बार समझ लो आपने बाहर ही निकाल लिया, ठीक है, P तो आपने एक बार कॉमन बाहर ही निकाल लिया। फिर दूसरा अपने यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपके सामने 100 है, यहाँ ये 2 साल के लिए होता है, तो यहाँ पर 2 साल यहाँ लगा लो, 2 साल यहाँ लगा लो, ठीक है। ये 2 साल वाले के 3 साल के अलग होता है, 2 साल वाला एक बार मान के चलो 2 साल में क्या होता है, ठीक है। 2 साल का ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 साल के मैंने बहुत रेयरली देखे या देखे ही नहीं है, 2 साल का ही चलता है, ठीक है। तो अब 2-3 साल में थोड़ा यार कैलकुलेटिव और ज्यादा हो जाता है, वो डेप्थ में चीजें चली जाती हैं। तो 2 साल के लिए चल रहा है, तो यहाँ पर T आपने
2 रख लिया, यहाँ पे t आपने 2 रख लिया। तो अगर आप यहाँ पर इस 100 को ऊपर या इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 100 बटे में r इसका स्क्वायर और नीचे 100 बच गया उसका भी स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर तो था माइनस का 1 यहां पर आपके सामने क्या बचेगा 2r बटे में 100। ये p तो आपने निकाल ही रखा है, ये p तो आपने निकाल ही तो रखा है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो और इसका आप जब खोलने बैठोगे इस स्क्वायर इसको इक्वेशन को, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो आपने अगर इसको खोला तो 100 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस में क्या बनेगा आपके सामने 200 आर बन गया आपके सामने, ठीक है। 200 आर नीचे क्या है 100 स्क्वायर है, और इसका अगर आप इसके साथ लेंगे ये 100 -1 वाला, तो इसके साथ में माइनस का 100 का स्क्वायर भी आ जाएगा। 100 का स्क्वायर क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपने एलसीएम ले लिया इन दोनों, इस पहली ब्रैकेट को आपने सोल्व किया। तो फिर इधर आपके सामने क्या लिखा हुआ है 200 आर बाय में 100 ये, तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से ये वाली चीज तो ये कट जाएगी, ये वाली चीज तो इसे कट जाएगी। फिर यहाँ क्या बचेगा आपके सामने, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस में 200 आर डिवाइड बाय में 100 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2r डिवाइड बाय में 100। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम 100 का स्क्वायर आएगा, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन तो सेम की सेम रहेगी, प्लस 200r यहाँ 102 मतलब यहाँ 100 का स्क्वायर है तो 100 कटेगा, ऊपर यहाँ पर आएगा 200 का r। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके सामने क्या बचा आर स्क्वायर बाय में 100 का स्क्वायर। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, ये p तो भैया कॉमन ही तो ले रखा था, ये p तो कॉमन ही तो ले रखा था, ये रहा p यहाँ पे क्या, तो अब देखेंगे तो ये वाली इक्वेशन यही तो बन रही है p r स्क्वायर बाय में 100, यही तो मैंने कहा था, डिफरेंस लिख दो आपके सामने। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ये चीजें याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लिख लेते हैं ना p आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर बोले तो 16 गुना 16 100 का स्क्वायर यानी 100 घंटों में 100, आपको क्या दे रखा है 7 9 7, तो ये p जाएगा, ठीक है, p इज इक्वल टू 7 9 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 100 गुना 100 डिवाइड बाय में यहाँ पर आएगा 256, ठीक है। या तो काटा पीटी मचा लो भैया, या तो काटा पीटी मचा लो, या फिर सीधी सी काम करो अपना इसके डिवाइड एंड रूल वाला, मतलब सीधा ही कर लो। तो मेरे हिसाब से जो मुझे बेस्ट लगता है, कहाँ करें, यहीं कर लेते हैं क्या, 7 9 7 0 0 0, ठीक है, इसको यहीं 256 से मल्टीप्लाई कर लो, 256 यहाँ पर आएगा 3 से, ठीक है, तो 256 3 दूनी क्या आएगा, 256 गुना में 3 का आएगा आपके सामने 18 3 368, 368 यहाँ पर फिर जाएगा, यहाँ माइनस होएगा, यहाँ 9, यहाँ 8 में से यहाँ 2, फिर 0, ऊपर से ये 0 उतर आएगी, फिर ये 1 आएगा, फिर 256 फिर लगाएंगे हम, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ 4 आएगा, फिर 7 में 8 में से यहाँ 3 340 आएगा, 340 में से फिर ये 390 340 ही आएगा ना ये, हाँ ये फिर एक पे फिर जाएगा, फिर ये जाएगा आपके सामने 256, ठीक है, 256 में आप देख लो 3 1 1 3 1 1, तो यहाँ पर भी है 3 1 1, यहाँ पर भी है 3 1 1 है, सब में 3 1 1 दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो 4 और यहाँ पर 8, फिर ये वाली 0 उतर के फिर आएगी, ये वाली 0 यहाँ लगा दी, अब ये वाली 0 यहाँ उतर कर आ गई, अब फिर 3 पे जाएगा ये, क्योंकि 3 768 ही है, तो यहाँ पर आप फिर देखेंगे तो 2, और यहाँ पर अब देख लो 3 1 1 3, ये सब में 3 1 1 3 चल रहा है क्या, 3 1 1 3, तो ठीक है, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर यहाँ क्या बचा 3 5, फिर ये आ गया 520, और 520 ही आ गया ना यहाँ पे, या कुछ और आएगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ 3 7 6 जाएगा ना, 720 आ गया यहाँ पे, ठीक तो है ना, ये 720 ही जो आ रहा है, हाँ यही ठीक है, 720 आ रहा है, ठीक है, 720 आ रहा है, 720 3 पे तो जाने से रहा, तो अब जो आएगा आपके सामने वो आएगा 2 पे जाएगा ये, ठीक है, 256 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 512 332 यहाँ पर हो गया 512, ठीक है। अब यहीं से निकाल लो 3 1 1 2, 3 1 1 2 के जो भी नजदीक मिले वो निकाल लो भैया, 3 1 1 3 यहाँ जो सबसे जो 3 1 1
यानी 31,133, यहाँ रहा 31,132। अब थोड़ा पॉइंटों में चलोगे ना, थोड़ा और लंबा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उस पॉइंट के हिसाब से नियर इंटीजर्स आपको निकालना है। 5 से ऊपर आएगा तो यहाँ पर आप 3 करेंगे ना, 5 से नीचे आएगा तो 32। तो यहाँ पर आप जो है वो इसके नियरेस्ट जाइए। 35 पे तो नहीं जा रहा, 34 पे जा सकता था, 34, 33 यानी मैं 31 हो सकता था, 32 हो सकता था इसके। लेकिन यहाँ आप देखेंगे ना तो 33 ही इसका नजदीक बन रहा है। तो यहाँ पर आप सीधे से आंसर निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि आप प्रॉपर ही निकालने बैठो। तो यहाँ थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन लंबा क्यों हो गया, क्योंकि मैंने आपको ये चीजें समझाने बैठ गया, सीधा ये आंसर पुट करते आपका आंसर तुरंत आ जाता, ठीक है। ये वाले जैसे क्वेश्चन है तुरंत सोल्व कर सकते हो। जैसे ये 8 वाले 8 हैं, ठीक है, ये 8 वाले सारे मिला लो, ठीक है। यहाँ पर 3 और एक जिनका एलसीएम सेम, जिनका बटे में सेम है वो तो सीधे जोड़ दिए जाएंगे। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6/8 यहाँ हो गया, प्लस का 5/16 यहाँ हो गया, माइनस का 2 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब एलसीएम ले लो, एलसीएम 2 आएगा तो यहाँ आएगा 16 प्लस में 5 माइनस का सीधा यहाँ पर आएगा आपके सामने 32। तो 5 और 16 कितना होता है 21। 32 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 32 में से 5 ही जाएगा ना, 32 में से 5 ही जाएगा ना, कुछ और तो नहीं जाने वाला। अरे 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 यार, यहाँ गलती कर गया। 8 12 आएगा ना यहाँ पर 12, तो मेरे को गड़बड़ क्या हो रही है। 12 5 17, 17 17 हो रहा है 17। अब 32 तो बड़ा है, माइनस का है, तो यहाँ पर आपके सामने 5 और 1 15, तो माइनस का 15, ठीक है। तो माइनस का 15/16, तो -15/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब ये वाले, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको जो 15th क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन x इज एडेड टू ईच 30 15 21 11 देन द नंबर सो ऑब्टेन इन द ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, देन इफ 6x रेशियो y प्रोपोर्शन y रेशियो 3x -9, तो आपको ज्ञात करना है y की वैल्यू क्या है। तो ये वाले क्वेश्चंस हैं थोड़े कैलकुलेटिव हैं। इसने बोला कि ये जो इक्वेशन है, ये जो नंबर है, इनमें अगर मैंने x जोड़ दिया सब में, तो वो प्रोपोर्शन में मिल जाते हैं अपने को। यानी कि 30 प्लस में x रेशो 15 प्लस में x प्रपोर्शन 21 प्लस में x रेशो 11 प्लस में x। तो इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी आपस में, और इनकी मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 30 प्लस में x मल्टीप्लाई करना है अपने को 11 प्लस में x के साथ, और इज इक्वल टू 15 प्लस में x मल्टीप्लाई करेंगे 21 प्लस में x, ठीक है। तो 30 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 330, प्लस में 30 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30x, प्लस में 11x प्लस में x², ये वाले तो यहाँ आ गई। और यहाँ अगर हमने 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 315, प्लस में 15 की x से तो 15x, प्लस में x की 21 से 21x, x की x से x², ठीक है। तो यहाँ x² तो x² कट जाएगा क्योंकि इधर जाएगा, ठीक है। तो 35x यहाँ बनता है, 30 और क्या 41x तो यहाँ बनता है, ठीक है। 330 प्लस यहाँ बनता है इज इक्वल टू 15 और 21 कितना हो गया आपके सामने, ये 36x हो गया। तो 315 यहाँ प्लस का 36x यहाँ बनता है। ये यहाँ ले आओ, ठीक है, ये यहाँ ले आए आप, कुछ भी कहीं ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर 330 में से 315 गए तो 15 यहाँ बचेंगे, और 36x ये x वाला उठा के यहाँ ले आए 41x, तो x की वैल्यू आपके सामने निकल कर आ जाएगी 46 का 41 है, 41 माइनस का 36 है, तो कितना बन रहा है, अरे निकालो तो सही। ये बन रहा है आपके सामने 5x माइनस का 5x, ठीक है, माइनस का 5x, इधर 15 है तो 5 इसके नीचे चला जाएगा, 3 आ जाएगा। तो माइनस का x आपको दे रखा है, माइनस का x आपको दे रखा है 3, यानी x की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस की 3। यहाँ आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ आपने अगर फाइंड आउट कर ली तो अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो भाई, इस इक्वेशन में पुट करनी है आपको। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देख लो जरा, 6 माइनस का 3, माइनस का 3 बटे में y है इज इक्वल टू y है, यहाँ पर 3 माइनस का 3 माइनस का 9, ठीक है, ये कर रखा है इसके साथ मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे तो माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -9 तो -9 कितना होता है 18, माइनस का 18 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 3 और
यहाँ पे भी माइनस का 18 होगा, ठीक है। तो यहाँ y है, इसके नीचे y आएगा। अरे यार ये ऊपर कैसे पहुंच जाता है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। तो ये y, तो y से y मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वेयर, तो ये माइनस माइनस वहाँ चला जाएगा तो प्लस का 324 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर आप निकालेंगे, इसका क्यूब रूट, इसका स्क्वायर रूट यहाँ चला जाएगा इसका, तो यहाँ आएगा आपके सामने 18। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 18। ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, तभी तो कह रहा हूँ कि आपको टेबल्स जो है वो याद करनी बहुत ज़रूरी है। अब ये जैसे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटर दे दिया, ठीक है। ए बी सी डी में बना देता हूँ यहाँ पर क्वाड्रिलेटर, ठीक है। क्वाड्रिलेटर दिया है, कोई वो नहीं दिया है, आप सोचो कि ये रेक्टेंगल दे दिया है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो ए बी सी डी, तो ठीक है, ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्वाड्रिलेटर में कोई भी साइड एक जैसी नहीं होती। तो ए बी जो है वो 17 दे दी, बी सी जो है वो 8 दे दी, सी डी जो है 9 दे दी, और ए डी जो है वो 12 दे दी, और ए सी जो है वो, ए सी जो है यहाँ पे देखेंगे ना, ए सी जो है, ए सी ये वाली जो लाइन है वो, अरे यार ये फिर अटक गया। ए सी जो है, ए सी जो है वो आपको कितनी दे दी, 15 दे दी, 15 दे दी, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द एरिया, एरिया ऑफ इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। अब इतनी साइड्स अलग अलग दे दी सर, कैसे निकालेंगे इसका एरिया, इसका एरिया निकालेंगे। देखिए अब इसमें एरिया निकालना है तो आप पहले ये वाली ट्रायंगल ले लो, ए डी सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी का एरिया निकाल लो। सर ए डी सी का ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें, तो एक हीरोज फॉर्मूला होता है, तो उसके थ्रू तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपने ट्रिपल एट पढ़ रखा है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ए डी सी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सर ये कैसे पता चला, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये हो गया 81, ये हो गया 81, ये हो गया 144। तो 144 में अगर आप 81 जोड़ के देखते हो तो 5 2 2 5, तो ये कितने का बनता है, 15 का स्क्वायर बनता है ये, ठीक है, 15 का स्क्वायर बनता है। तो यहाँ ये जो वाली जो ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल है, इसमें ये इस वाली ट्रायंगल में, तो कुछ भी मान लो, ये पी मान लो, ये परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस मान लो, ये हाइपोटेनियस मान लो, ठीक है, ये एडीसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने हाइट और बेस आपको मिल गई, ठीक है। आपको आपको हाइपोटेनियस का थोड़ा ना कोई मतलब है। तो इस ट्रायंगल के अंदर आप एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू में हाइट, हाइट और बेस कुछ भी समझ लो, 12 आप बेस समझ लो, हाइट आप 9 समझ लो, या हाइट आप 12 समझ लो भी, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही कैलकुलेट होंगे ना, 12 गुना में 9 आएगा, यहाँ पे 12 गुना में 9 आएगा, तो यहाँ पर 6 नीम 54। तो एडीसी का जो एरिया निकल कर आता है वो 54 निकल कर आता है। अब दूसरी अगर आप देखेंगे ना इस वाली ट्रायंगल के अंदर, तो इस वाली ट्रायंगल में अगर आपने देखा हो तो ये वाली ट्रायंगल देख लो, तो क्या सर ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ऑब्वियसली अगर आप इसमें निकाल कर देखेंगे, देखिए जिसने ट्रिपल एट पढ़ रखे हैं ना उसके लिए आसान हो जाती है। तो 15 का क्या होता है 225, जैसे मैंने कहा, 8 का कितना होता है 64, तो ये होगा 9 8 2, ये 289 बनकर आता है। 289 क्या होता है, 17 का स्क्वायर ही तो होता है। तो ये 17, यानी ये इस वाली ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में ये जो है ये एच बनेगा, ये पी बनेगा, या ये बी बनेगा, कुछ भी बना लो, एच आपके सामने निकल कर गया। अब इसमें कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू में हाइट। अब इसमें बेस और हाइट यहाँ पर ध्यान रखना, 8 और 15 है, 8 गुना में 15, 8 गुना में 15, तो यहाँ 4 है, 4 और 15 चौके 60, 60 यहाँ निकल कर, इसकी जो वैल्यू निकल कर आई 60 यहाँ निकल कर आई, ठीक है। तो इसका एरिया जो है 54 है, इसका एरिया जो है वो 60 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 114 जो है वो टोटल एरिया निकल कर आता है। इसका राइट आंसर हो गया 114, ठीक है। फाइंड द ड्यूरेशन इन विच 1200 रुपए जो है वो 2280 हो जाए, ये बोला गया, एट रेट ऑफ 4% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। इजी सा है, कोई हार्ड जो है नहीं। तो भाई 2280 हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। आपके सामने प्रिंसिपल आपको 1200 दे रखा है, तो ये प्रिंसिपल है, ठीक है। आपका एसआई कितना होगा, एसआई कितना होगा माइनस करके देख लो, 801, 1080 आपका एसआई होगा। सामने पीआरटी, पीआरटी डिवाइड बाय में 100, डिवाइड बाय में 100, तो आप टाइम निकालना है आपको, ठीक है। तो 1080 पीआरटी कितना था, पी आपके सामने 1200 है, पी आपके सामने, अरे यार क्या हो रहा है यार, इसको 1200 है, आर आपको दे रखा है 4 है, टाइम आपको निकालना है, डिवाइड बाय में 100, 0 से 0 कट गया यहाँ पे,
ये बाकी यहाँ ले आओ अपना ये सब चीज़ें 1080 के नीचे हम लेकर आएंगे 12 गुना में 4, तो आप काटेंगे तो 2 पे काटेंगे 5, ये 6 आ गया यहाँ पर 5 4 0, फिर 6 निमा 54 होता है तो 90/4 यहाँ पर आ गया। फिर आप देखेंगे तो 45 बटे ये आ गया, तो 22.5 यहाँ पर आपके सामने टाइम निकल कर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.5। अच्छा, 18th क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला गया वेंडर बॉट लेमन एट 7 फॉर 1 रुपीज, हाउ मेनी लेमन मस्ट ही सेल फॉर 1 टू गेन 75%। भाई एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे, 75% का उसको लाभ कमाना है, तो वो 1 रुपए में कितने नींबू वो बेचेगा। तो यहाँ पूछा गया, तो यहाँ इसको समझना है। तो देखो 7 नींबू उसने खरीदे कितने रुपए में भैया, 1 रुपए में खरीदे उसने 7 नींबू। तो एक नींबू उसने कितने में खरीदा होगा भैया, कम रुपए में खरीदा ही होगा, 1/7 में। सिंपल सी चीज है ना। अब भाई लाभ हो रहा है उसको, 75% का लाभ हो रहा है, चाहे वो 20 नींबू बेच ले, चाहे वो 1 नींबू बेच ले, भाई उसका गेन तो 75% ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है उसका गेन जो परसेंटेज है वो बदल जाएगा, ये तो नहीं बदलेगा ना, परसेंटेज तो सेम रहेगी उसकी। भाई 2 नींबू बेचेगा तब अगर एक्चुअल वैल्यू दी होती भाई कितना लाभ हो रहा है, भाई 1 नींबू बेचने पे उसको 2 रुपए लाभ हो रहा है, 2 नींबू बेचेगा तो उसको 4 रुपए लाभ हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज तो सेम चलती रहेगी ना, चाहे वो 1 नींबू बेचे चाहे वो 2 नींबू बेचे, तो वो तो सेम रहेगा। तो यहां जो ये जो है उसका कॉस्ट प्राइस है, ये जो है उसका कॉस्ट प्राइस है। तो इसमें क्या आएगा, यहां पर आप इसको निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 75% हुआ है उसका लाभ हुआ है, तो यानी 175/100। आप इसको काटा पीटी करेंगे तो ये आएगा 2 और 1 5, 25, 25 चौका 100, तो 1/4। अरे यार क्या आ रहा है, 1/4, अरे क्या है, ये निकल ही नहीं रहा ये भाई साहब, इसने तंग कर रखा है बिल्कुल मेरे को। तो 1/4 निकल कर आ गया, तो ये सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया, ये एसपी है, ये सीपी था। तो आप यहाँ देखेंगे ना, तो 1/4, 1/4, 1/4, यानी कि ये जो 4 है ये बता रहा है कि भाई 4 नींबू बेचने होंगे 1 रुपए में, तब जाके उसको 75% का लाभ होगा। तो राइट आंसर आपके सामने ये हो जाएगा। ओके, 19th क्वेश्चन आते हैं। 19th क्वेश्चन में पूछा गया है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इफ द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 50 डिग्री मोर देन द स्मॉलर वन, द स्मॉलर एंगल। भाई 2 समपूरक कोणों में से बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 50% अधिक, 50 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण ज्ञात करिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका जो एडिशन होता है 180 आए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका एडिशन जो है वो 90 आए। ठीक है, तो इसने बोला कि एक एंगल एक्स है, छोटे वाला मान लो, बड़े वाला क्या होगा, बड़े वाला भैया 50 अधिक है तो 50 उसमें ऐड कर दो। तो x प्लस में x प्लस 50, ये आपको 180 देना है, तो 50 यहाँ गया 130 आ जाएगा। ये क्या हो गया था आपका 2x हो गया था, x इज इक्वल टू 130/2, तो यह आ गया आपके सामने 65। बड़ा इजी क्वेश्चन है। इनमें क्या हो सकता है कि आप टाइम बचा सकते हो, ठीक है, अपना टाइम बचाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। अब आता है यहाँ पे इफ 7 पॉइंट, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, प्रोपोर्शन वाला वैल्यू है, सिंपल सी बात है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, ये इसके नीचे ले जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो 75, फिर भी मैं आप लोगों को करवा के दिखा देता हूं, ये प्रोपोर्शन को आप इसको खोलेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 16 में x। तो अब ये x मतलब ये वाली वैल्यू है जो यहां आ जाएगी, x यहां आ जाएगा, ये यहां नीचे चला जाएगा, काटापीटी मचा दो, 16 गुना में 19.5 का, इसका 10 नीचे आएगा, 7.5 इसका, ये 10 ऊपर चला जाएगा भैया। तो अब देख लो क्या कर सकते हैं, 0 से 0, ये 10 से 10 कट गया, ये 5 पे जा रहा है, 15 5 75, ये जाएगा 5 पे, 5 दिया, ये 4 9 39, 39 3 पे कटेगा, ये 5 पे जाएगा, 1 मिनट, ये 5 पे जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 13। तो 13 और 16 की अपने को मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, 13 और 16 की मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आएगा 13 और 16, 13 और 16, यह आ जाएगा आपके सामने 208, 208/5, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 4, अरे 1 6 4, 41 पॉइंट, अरे यार क्या हो रहा है, 41.6, 41.6 आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है, 41.6 इसका
आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें कैसे होगी, ये चीज़ें भैया जितना आप क्वेश्चंस को कैलकुलेटिव जितना तेज कर पाओगे उतनी चीज़ें आसान होंगी। देखिए क्वेश्चन इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। क्या किसको ये काटापीटी करनी नहीं आएगी? हर एक बच्चे को ये आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बच्चा आगे निकलेगा जिसका कैलकुलेशन तेज होगा, जिसको टेबल्स आती होंगी, वो कैलकुलेशन तेज कर सकता है, उसको स्क्वायर पता है, उसको क्यूब्स पता है, वो ये चीजें तेज कर पाएगा। उसको जिसको क्यूब पता है ऑब्वियसली उसको क्यूब रूट भी तो पता ही होगा ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, सिंप्लीफाई करना है इस चीज को, आसान है सिंप्लीफाई करना, कौन सी इसमें बड़ी चीज है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, 17 और 6 कितना होता है 23, 23 बाहर क्या लिखा हुआ है 7 माइनस का 127 प्लस का 93 है। तो 27 को 23 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 161 निकल कर आएगा, 127 यहाँ है प्लस का 93 यहाँ है। तो इसमें 93 ऐड कर लो भाई, 93 इसमें ऐड करोगे 220 161 इसमें से घटा डालो तो ये आपके सामने 9, अरे एक यहाँ 5 बचेगा 559, सिर्फ 59 59 जो है आपके सामने वैल्यू निकल कर आएगी 59। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप टाइम निकाल सकते हो, बचा सकते हो, ये आपको तेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पाइप एंड क्रिस्टन का आपको मिल गया, जैसे टाइम एंड वर्क है वैसे ही पाइप एंड सिस्टम का भी है। बोला गया पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 18 मिनट while pipe B can empty the completely filled tank in 20 minutes. Initially pipe A is open and after 6 minutes pipe B is also open. In how much time will the remaining tank be filled completely? हिंदी में बोला गया है कि पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी जो है पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ एक चीज समझने वाली है, ये जो ए पाइप है वो भरने वाली है यानी प्लस कर रही है, और जो पाइप बी है वो माइनस कर रही है क्योंकि ये खाली कर रही है, ठीक है। तो ए पाइप जो है वो 18 मिनट में टैंक को भरता है और बी पाइप जो है वो 20 मिनट में टैंक को खाली करता है, ठीक है। ये चीज बोली गई है। अब बोला गया आगे क्या कि शुरुआत में पाइप ए को खोल दिया जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। शेष टैंक कितने समय में पूरी तरह भर जाएगा? यहां बहुत अच्छे से चीज को समझना है कि शेष टैंक कितने समय में पूरी तरह भर जाएगा, शेष यानी रिमेनिंग बचा हुआ, ठीक है, वो टाइम पूछा गया है यहाँ पर। तो 18 और 20 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, देखिए 18 और 20 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 180 आना चाहिए जहां तक है, तो 2 पे जाएगा 9 और 10, ठीक है, 9 दूनी 18, 180 आएगा, 180 आएगा। तो यहाँ क्षमता एफिशिएंसी आएगी, वही सेम टाइम एंड वर्क वाला फॉर्मूला होता है, इसके अंदर कोई अलग से नहीं चलता। बट आपको यहाँ चीज ध्यान रखनी है, बी जो है वो खाली करती है, काम बिगाड़ने वाली पाइप है, ये काम करने वाली पाइप है, तो यहाँ इस चीज को सोल्व करने वाली बात है। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पर आपके सामने 10 निकल कर आ जाती है और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर आपके सामने 9 निकल कर आ जाती है। अब ट्रिकी क्वेश्चन या ट्रिकी पार्ट जो यहाँ पर क्या है कि पाइप ए को खोल दिया जाता है 6 मिनट के लिए। भाई 10, ऐसा समझ लो कि 10 लीटर पानी आ जाता है 1 मिनट के अंदर, ए पाइप के द्वारा 10 लीटर पानी, तो 6 मिनट में कितना आएगा? 180 लीटर की टंकी थी, 10 लीटर पानी आ जाता है 1 मिनट में, तो 6 मिनट में कितना आ जाएगा? 60 लीटर पानी आ जाएगा। 60 लीटर आ गया तो बची कितनी टंकी को भरने में? 120 लीटर पानी की और जरूरत है। अब क्या हुआ भाई, ये तो प्लस वाला था, ये माइनस वाली है बी वाली, तो अब क्या हुआ कि भाई बी भी खोल दी गई, बी खोल दी गई तो 10 भर रहा था लेकिन 10 लीटर पानी आ रहा था, तो जब पाइप बी खोल दी गई तो वो 9 लीटर पानी निकाल भी तो दे रहा है एक साथ ही 1 मिनट में ही। तो यहां पर टोटल कितना पानी गया 1 मिनट में? भाई 1 ही लीटर जा पाया, 1 लीटर जा पा रहा है 1 मिनट के अंदर। कितना बचा हुआ है, कितनी बची हुई टंकी? 120 लीटर बची हुई है भाई। तो 1 लीटर 1 मिनट में जा रहा है तो 120 लीटर कितनी देर में जाएगा? तो ऑब्वियसली 120 लीटर जो है वो 120 मिनट में ही तो जाएगा। तो ये आपके सामने राइट आंसर 120 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, इसको जितना सोल्व आप तेज कर पाओगे वही है, ठीक है। 2x माइनस का 5 इसका स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू में 2x माइनस का 5। तो यहां आप सोचेंगे कि क्या इसके अंदर कोई a प्लस बी वाला कोई फॉर्मूला लग जाएगा, तो वो देख लो, अगर लग पाता है तो उसको सोल्व कर लो, नहीं तो भाई जितना हो सके यहाँ पर आपको सोल्व कर लेना चाहिए। तो यहाँ मैं इसको ही खोल रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 2x माइनस का 5y इसका स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको खोलने बैठूं तो यहाँ आएगा 4x स्क्वायर माइनस का प्लस का 25y माइनस का 2 पंजे 10
10 और 20xy, 20xy, ठीक है। a माइनस बी वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस, अब इसके बाद प्लस क्या आंसर है, 5x प्लस का 2y इसका होल स्क्वायर। तो इसके नीचे मैं अब यहाँ रखूंगा, इसको खोलूंगा तो 25x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20xy आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये वाली चीज निकाल दी मैंने। फिर अब मैं ये वाली जो चीज है इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके बाद भी तो प्लस है, 2x प्लस 5y, 2x माइनस का 5y, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सोल्व करूंगा तो 2x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x स्क्वेयर, ठीक है। 2x को 5 से अरे यहाँ तो माइनस लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि 2x है, ये माइनस का 5 है, तो माइनस का 10xy, ठीक है। फिर इसको इससे करूंगा तो प्लस का 10xy माइनस प्लस को माइनस 5 से करूंगा तो माइनस का 25y स्क्वेयर, ठीक है। अब देख लो क्या कट रहा है, वो काट लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ना, माइनस का 20xy ये कट जाएगा, ये प्लस के 20xy से यहाँ कट गया, ओके। माइनस का 10xy ये और ये कट गया आपके सामने, और कुछ कट रहा है तो वो काट लो अपना, ठीक है। ये देखो ये स्क्वेयर है। अब यहाँ पर 25 का वाई स्क्वेयर माइनस का 25 का वाई प्लस का 25y स्क्वेयर माइनस का 25y स्क्वेयर वो कट रहा है, ये काट दिया हमने। तो जो बच गए उनको ऐड कर देते हैं। बच कौन सा गया, ये आपके सामने बच रहा है, ये 4x स्क्वेयर प्लस में 25x स्क्वेयर कितना हो गया, 29 का x स्क्वेयर। और ये और कुछ बच गया क्या आपके सामने, हाँ ये 4 और बच गया आपके सामने, 4 और बच गया। ये 29 में 4 और जोड़ेंगे तो 4 और जोड़ेंगे एक्स स्क्वेयर ही है ये, तो 33 एक्स स्क्वेयर हो गया। और कुछ बच रहा है आपके सामने, तो ये हो गया। तो ये एक 4y स्क्वेयर और बचा हुआ है, 4y स्क्वेयर। तो आपके सामने राइट आंसर यहाँ हो जाएगा 33x स्क्वेयर प्लस में 4y स्क्वेयर। ये वाले क्वेश्चन हैं, इसको जितना आप फास्ट कर पाएंगे ये बेस्ट रहेंगे, ठीक है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि आते नहीं है, इजी क्वेश्चन थे, लेकिन इनको सोल्व कैसे किया जाता है, इनको सोल्व करने का तरीका भाई साहब जितना आप तेज कर पाओगे उतना बेस्ट रहेगा। कैलकुलेशन आपकी जितनी तेज रहेगी बढ़िया रहेगा। अब यहाँ बोला गया इफ द रेशो ऑफ टू नंबर, दो नंबर का रेशो आपको दे दिया गया 5:3, ठीक है। मान लो भाई एक नंबर एक्स है, रेशो क्या होता है, देखिए कोई भी उनमें जो कॉमन नंबर होता है ना वो निकाल दिया जाता है। तो मान लो वो कॉमन नंबर एक्स था, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर क्या हो गया आपके सामने 3x हो गया, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 135। देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट आप कर लीजिए, दो नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। दो नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। तो यहां आप इनके सामने रख लीजिए, इनका प्रोडक्ट कर लीजिए और इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर रख लीजिए। दो वो दे रखा है 135, तो यहां आप देखेंगे तो 15x स्क्वेयर इज इक्वल टू 135 निकल कर आता है। x की वैल्यू यहां पर आप देखेंगे तो 3 निकल कर आएगी, 3 निकल कर आएगी। तो एक नंबर 15 है और एक नंबर 9 है। अब आप यहां पर अगर इनका एलसीएम निकालेंगे, वो एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ तो यहां पर आपके सामने भैया निकल कर आएगा 3, क्योंकि इन दोनों में कॉमन ही 3 है। और एलसीएम अगर आप निकालेंगे, एलसीएम आप निकालेंगे तो इनके बीच में निकल कर आएगा 45। तो अब मैंने कहा ना दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है उनके एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। अब यहां पूछा गया था देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करके भैया, सिंपल सी बात है। यानी कि 1/3 प्लस में 1/45 क्या होगा, तो यहां पर 45 इनका एलसीएम आएगा, यहां जाएंगे 15 प्लस 1 तो 16/45 आपका आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन भी आप जितना तेज हो सकते हैं उतना तेज करिए, या इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे एलसीएम वाले या कोई सिंप्लीफाई करना हो, इनको जितना तेज कर पाएंगे ना वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका टाइम वहीं बचेगा। सोल्व करने से पहले कोई जो इक्वेशन, जो कोई क्वेश्चन होता है उसकी स्टेटमेंट आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। बच्चा मार वहीं खाता है क्योंकि वो स्टेटमेंट सही से नहीं पढ़ रहा है। उस स्टेटमेंट के सही नहीं पढ़ने से आपने तुरंत किसी अलग क्वेश्चन के अलग ऑप्शन के ऊपर मार्क कर दिया, तो आपका जब रिजल्ट आएगा तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगा आपको। अच्छा 25वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंग्लिश में है क्योंकि इसकी हिंदी
लिख नहीं पाया उसको छोड़ दीजिए, हिंदी में मैं समझा दूंगा। बोला गया लेडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 15/8। इफ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 30 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। थोड़ा इसकी एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ, उस डायग्राम से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। तो ये मान लो एक लैडर जो है एक वॉल के पास लगी हुई है, ठीक है, ये बोला गया ये वॉल है, ठीक है। अब लैडर कहाँ लगी हुई है भाई, सिंपल सी बात है, ये लैडर ऐसे लगेगी ना, ये लैडर ऐसे लगी हुई है, ठीक है, उसके साथ लगाई हुई है। तो ये बोला गया कि ये जो लैडर लगी हुई है एक वॉल के पास, उस वॉल की टॉप से लेके नीचे मतलब बॉटम तक जो उसकी हाइट दी गई है वो कितनी दी गई है, बोला गया है यहाँ पर 30 मीटर, 30 मीटर दी गई है। इफ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल, वॉल से कितनी है, वो 30 मीटर है, 30 मीटर है, तो 30 मीटर यहां दे दी, तो ये आपके सामने लैडर होगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ जो एंगल बन रहा था, यहाँ जो एंगल बन रहा था वो थीटा बन रहा था, ये वाला जो एंगल बन रहा था वो थीटा बन रहा था। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो दे रखी थी, टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू दे रखी थी वो आपको 15/8 दे रखी है, 15/8। तो ये टेंजेंट थीटा होता क्या है, कैसे आता है, P/B तो होता है, आपको पता हो, P B P, इसको कई पंडित बद्रीनाथ ऐसे कुछ याद करते हैं, मुझे नहीं पता इस चीज का। P/H, B/H, P/B, ये P/H क्या होता है, ये साइन होता है, ये साइन होता है। ये B/H क्या होता है, ये कोस होता है, ये कोस होता है। ये P/B क्या होता है, ये आपका टेंजेंट होता है, ठीक है। तो इसने टेंजेंट की वैल्यू तो दे दी आपके सामने एक तरीके से, ये P है और ये B है, टेंजेंट की फॉर्म में ये 15 दे दी और ये 8 दे दी। पूछा गया है कि भाई फुट ऑफ द वॉल, या इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करके देनी है, ये वाली जो वैल्यू आपको निकाल के देनी है। तो 15 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 30। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, एक यूनिट की निकल कर आएगी 2। आपको कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए, आपको 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो गुना में 8 कर दो, तो यहां पर आपके सामने 16 निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 16 हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं 26वें क्वेश्चन पे, ये भी थोड़ा सा आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, कोई ना, इसकी हिंदी मैं करवा दूंगा। तो इसमें दिया गया है कि ए मैन हैज टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 519 किलोमीटर इन 7 आवर्स, कि एक आदमी जो है वो 519 किलोमीटर को कवर करता है 7 घंटे में। इफ ही कवर 2/3 ऑफ दिस डिस्टेंस, भाई इस डिस्टेंस का 2/3 हिस्सा वो 5/7 टाइम में कवर करता है, देन व्हाट शुड ही स्पीड इन किलोमीटर पर आवर बी टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द लेफ्ट टाइम लेफ्ट। भाई बाकी बच्चा जो डिस्टेंस है वो कितने समय में पूरा करे, मतलब उतने ही समय में पूरा कर दे जितना टाइम उसके पास बचा हुआ है, तो उसकी स्पीड ज्ञात करनी है। तो देखो 519 टोटल, टोटल क्या है, डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस हो गया आपके सामने। और टोटल टाइम कितना दे रखा है आपको, टोटल टाइम आपको दे रखा है 7 घंटे, 7 घंटे। तो भाई 2/3 ऑफ दिस डिस्टेंस, 2/3 इसका 2/3, इसका 2/3 जो है, 2/3 कितना होगा, 2/3 आप निकालेंगे तो एक यहाँ चला गया 7, और यहाँ आ गया आपके सामने 3, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 1 3, 346 किलोमीटर उसने कवर कर लिया, 346 किलोमीटर कवर कर लिया। कितने टाइम में कवर कर लिया भाई, 7 घंटे का 5/7 टाइम में। तो यानी उसने 7 से 7 काटेंगे तो यहाँ पे के सामने 5 आवर्स में। अब डिस्टेंस उसके पास कितना बचा, देखिए 519 था, 346 वो कवर कर गया, कितना बचा 3, यहाँ आपके सामने आ गया 7 और 1, 173 किलोमीटर बच गया, 173 किलोमीटर बच गया। टाइम कितना बचा भाई, 5 घंटे तो लगा चुके हैं, 7 घंटे टोटल थे, 2 घंटे बचे हैं उसके पास, तो 173 बटे में 2 कर दो भाई, डिस्टेंस डिवाइड बाय में टाइम इज इक्वल टू स्पीड आ जाती है। तो ये आ गया आपके सामने 86.5 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड निकल कर आ जाती है। राइट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा ये वाले काफी बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है। द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन,
आपको मीडियन निकालना है इन ऑब्जर्वेशन का, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाए तो ये जितनी भी आपके सामने नंबर्स लिखे हैं ना, इनको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा क्या है 11, फिर क्या आता है आपके सामने 11 के बाद, तो 11 तो गया, फिर देख लीजिए क्या है इसके बाद 18 है, 18 आ गया, फिर इसके बाद 18 भी गया, फिर इसके बाद क्या आता है भाई 27 आता है, 27 आ गया, फिर 27 गया, फिर इसके बाद क्या आता है भाई क्या 34 है, 84 है, 35 है, या उससे छोटा भी कोई है, अरे सर 30 है, तो 30 आ गया यहाँ पे, 30 भी कट गया, फिर क्या आता है 34 35 सर ये रहे, 34 है, फिर 35 है, तो ये 34 और 35 भी गए, फिर क्या बच गए 52 बचा हुआ है, 81 83 86 84 बचा हुआ है, तो 52 आएगा सर, 52 है, इसके बाद फिर बड़ा, फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर इसमें आ जाएगा 76 76, फिर क्या आएगा 83 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 84 आएगा, तो यहाँ पर 83 गया, 84 गया, सब खत्म हो गए। तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। आपको मीडियन निकालना है, मीडियन इनके बीच का निकालना है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिखाएंगे तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10, कहीं गड़बड़ हो रही है, अरे अरे 81 लिखना भूल गया यहाँ पे, 76 के बाद 81 ये 11, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 11 ऑब्जर्वेशन है। तो मीडियन क्या होगा 5, आप यहाँ से छोड़ दो, 1 2 3 4 5, 5 आपने यहाँ से छोड़ दो, 5 लास्ट से छोड़ दो, 1 2 3 4 5, बीच का पकड़ लो 35, तो 35 का मीडियन होगा। ये तो ओड में हो गया, ओड में 11 है, और इवन होता तो भैया एक ऐड करके उसके अंदर डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, जो वो आएगा अगले वीडियो के अंदर, मैंने उस क्वेश्चन को देखा है, वहां पर आप लोगों को चीज को कराऊंगा, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर ये एक एम्फिरिकल जो फॉर्मूला है वो पूछा जाता है, द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा सेट इज 28.4 एंड 88 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मीन एंड द मीन ऑफ द डेटा सेट क्या है। तो इसका एक फॉर्मूला जो होता है मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू में मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस का मीडियन, ठीक है, अरे यार मीडियन की स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई ना, तो मीन माइनस का मोड इंटू में 3 मीन माइनस का मीडियन, तो ये वाला चीज लगा दो और आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो इसने क्या दिया, मोड दिया हुआ है, मोड क्या है 28.4 माइनस का ये वाला मीन का एम लिख रहा हूं मैं, 3 इंटू में मीन का एम लिख दिया, मीडियन आपको क्या दे रखा है 88, थोड़ा सोल्व करेंगे, 3m माइनस का 3 अट्ठा 24 2 6 264, यहाँ आएगा माइनस का 28.4 यहाँ m, तो इस m को यहाँ उठा के ले जाओ, इस 264 को यहाँ ले आओ, तो 264 है, यहाँ आएगा प्लस माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 28.4 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ आपके सामने 3 आएगा, 235.6 आ जाएगा आपके सामने, अगर मैं सही हूँ तो, सही हूँ क्या मैं, ठीक हूँ, ठीक है, ओके, तो ये m यहाँ चला जाएगा, तो 3m में से 1m गया तो 2m बचेगा, यहाँ आपके सामने क्या लिखा है 235.6, तो 235.6 के बटे में 2 लगा दो, काटा पीटी मचा दो, 1 1 7 ये 8, 117.8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे अपना राउंड फिगर वाला आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया है। द मार्क प्राइस ऑफ ए बेड इज 517 है, विच इज 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 2%, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेजेस। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया आपके सामने, इसका क्या होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन निकाल लें, तो ये थोड़ा सा अलग है, तो हम इसको ऐसे लेते हैं, देखिए आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज में निकालने के लिए वैल्यू तो पूछी नहीं गई ना, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू अलग हो जाती है, लेकिन परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज तो सेम रहनी है। तो आप ऐसा समझो, आपका कॉस्ट प्राइस 100 था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 था, द मार्क प्राइस ऑफ बेड इज कितना 517, विच इज अबाउट 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी आपने कॉस्ट प्राइस अगर 100 माना तो मार्क प्राइस कितना हो गया 130 रुपया हो गया, 130 रुपया हो गया। अब क्या कहा, प्रॉफिट परसेंटेज इज 2%, प्रॉफिट परसेंट कितना है 2% है, तो प्रॉफिट परसेंटेज तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो 2% का आपको लाभ हुआ है, 100 रुपए पे आपको 2% का लाभ हो रहा है, यानी 2 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी आपका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा 102 रुपए रहा होगा। आपने
किसी की मार्केट वैल्यू तो 130 रुपए, यानी टैग लगा दिया 130 रुपए, आप बेच रहे हो उसको 102 रुपए में, लेकिन आपने खरीदी तो वो 100 रुपए की थी। आपको इसके बीच में तो 2 रुपए का लाभ तो हो रहा है, लेकिन 130 रुपए आपने मार्क प्राइस रखा, 102 में आप चीज बेच रहे हो, तो 28 रुपए की तो आपने उसको छूट दे दी ना। आपने 28 रुपए की छूट दे दी है, तो 28 बटे में भाई कितने पे छूट दिया आपने? 130 में छूट दी। ठीक है, तो इसको काटा पीटी करेंगे तो 280 बटे में 13। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे 280 को आप 13 से सोल्व करेंगे, तो आपके सामने जो आंसर निकल कर आएगा, 13 दूनी 26, 2 20, 13 एकम 13, यहाँ निकल कर आएगा 7, ऊपर से फिर 0 आएगा, 2 1 वाला वैसे भी पकड़ लो, यहाँ पे क्या है, 2 0 है, 2 4 है, 1 8 है, 2 1 यहाँ पकड़ रहे हो, सीधी सी बात है, आपको कहीं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप पकड़ सकते हो। 21.54 आएगा, आप देखेंगे तो 5 पे 65, फिर यहाँ पर आपके सामने आएगा 5, फिर 0 उठाएंगे वहां से, तो ये 3 पे जाएगा, क्योंकि 13 चौके 52 होता है, 13 3 39 होता है, तो 39, फिर आप यहाँ पे फिर देखेंगे 1 1, फिर 0 थोड़ा 8 पे चला जाएगा, तो ये 8 पे तो इसकी वैल्यू यहाँ मतलब नजदीक में जाएंगे तो 21.54 वैल्यू इसकी निकल कर आ जाती है। ओके, अब आगे 30 क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है, एक तरीके से रीजनिंग का ही क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि आपके सामने एक इक्वेशन दे दी 1125 गुना में 45 डिवाइड बाय में 39 माइनस का 17 प्लस का 19, और इसने कह दिया कि भाई इस प्लस की और इस डिवाइड की पोजीशन चेंज कर दो, और इस माइनस की और इस प्लस की पोजीशन चेंज कर दो, और आंसर बता दो क्या आएगा। तो 1125 को फिर डिवाइड यहां करना होगा और मल्टीप्लाई 39 करना होगा, प्लस 17 होगा, माइनस का 19 होगा, ये बोल दिया यहाँ पे। तो 1125 में पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग तो पहले तो डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, तो 1125 मतलब मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड होगा, ये वाली चीजें होती है ना बोर्ड मास के रूल के अंदर देखना, ब्रैकेट ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लीकेशन। हाँ, तो यहाँ पर बटे में 45 गुना में 39 प्लस का 17 माइनस का 19, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके सामने माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि 19 बड़ा है 17 छोटा है, तो माइनस का 2। यहाँ पर भी एक छोटी सी ट्रिक लगा सकते हो अगर लगाना चाहो, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 3 पे कट रहा है, 15 3 45, और यहाँ आ गया 13। तो अगर इसको निकालेंगे 15 एकम 15, नहीं 15 एकम 15 नहीं, 15 8 120, 15 7 105, हाँ 7 पे गया 105, तो ये आ गया आपके सामने 7 5 75। ठीक है, 75 गुना में 13, 75 गुना में 13, ये गुना करके इसमें से -2 निकालना है। ठीक है, अब यहाँ एक ट्रिक क्या निकलती है, आप इतना सोल्व करने बैठे हो तो यहाँ एक छोटी सी ट्रिक क्या निकल रही है, देखिए यहाँ ट्रिक ये निकल रही है, आप 3 को 5 से गुना करेंगे तो डेफिनेटली लास्ट में 5 तो आना है। ठीक है, और उसमें से 2 यानी जो लास्ट डिजिट आपकी या फर्स्ट डिजिट जो है आपकी वो क्या आएगी, वो 5 आएगी। फर्स्ट डिजिट जो आपकी 5 आएगी, तो उसमें से आप 2 तो माइनस करेंगे ही करेंगे, तो 2 आप उसमें से माइनस करेंगे तो आपको फर्स्ट डिजिट में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ आप फर्स्ट डिजिट चेक कर लो, जिसकी 3 बन रहा है वही आंसर है। तो आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर सिर्फ 3 एक ही डिजिट में, एक ही नंबर बन रहा है 973 में, तो राइट आंसर आपके सामने यही होगा। तो इतना सोल्व ना करके ये छोटी मोटी ट्रिक आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 30 क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं, जैसे ही आगे की वीडियो को भी हम कंटिन्यू करेंगे, जो ग्रेजुएशन में आगे आए हुए हैं क्वेश्चन उनको भी हम देखने वाले हैं। ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने आप देख के जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आप 2025 का उठा के देख लीजिए, 2026 का, अभी जैसे जैसे मैं अगली शिफ्ट के लेके आऊंगा ना, तो आप देख के हैरान होंगे कि उसके अंदर क्वेश्चन सेम टू सेम, मतलब थोड़ी इक्वेशन चेंज है, नंबर स्टेटमेंट वही रखी गई है, बस नंबर बदल दिए गए हैं। तो वो कितना एक हेल्पफुल हो जाता है आपको अपना सीट निकालने के लिए। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया मिलेगा, तो सारे जो सॉल्यूशन आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो वहां से इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशन के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पर अपनी राय जरूर लिख सकते हैं, या फिर कोई भी आपका डाउट है वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।